नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल गुमान की आहट, जिसकी राइटर है फरा बुखारी, उसकी ये सेकंड और लास्ट एपिसोड है और ये उसका सेकंड पार्ट है। और नावल मैं तो बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे क्या होगा, कैसे उसकी माँ मानेगी। और बेचारी समरीना, मतलब गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो पेंडू होते हैं या इस तरह का, उनको बोलने का तरीका नहीं आता या कुछ इस तरह का, या वो बहुत ही लोगों को करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरक्की भी कर चुके हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ। पता नहीं अब मेरे एक्सेंट से लगता है या नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपके एक्सेंट से फ़ील होता है कि आप गांव से बिलोंग करती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आपके एक्सेंट से बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप किसी गांव से पढ़ी बड़ी हैं या वहाँ रहती हैं। और मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल टिपिकल गांव से हूँ। और ना यार, गांव के लोग जो सारे काम करते हैं वो हम लोगों ने खुद किए हैं। तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि, और ना हमें, मुझे तो कभी भी इस बात पर शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं गांव से हूँ। मुझे तो बहुत फ़ख्र फ़ील होता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मैं शहरी लोगों से, मतलब जो शहर के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा, वो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, क्योंकि एक तो आपने गांव का स्टाइल देखा होता है, एक फिर आप अगर खुशकिस्मती से आपको मौका मिल जाए किसी शहर में रहने का या आपको पढ़ने का, तो फिर आपको वो भी पता चल जाता है कि शहर का तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, वहाँ पर क्या होता है, किस तरह का होता है। तो हमें उनका भी अंदाज़ा है, गांव का भी हमें पता है कि गांव के क्या रीत रिवाज हैं और शहर के क्या हैं। तो शहर तो हमें स्टडी की वजह से जाना पड़ा, तो हमें इस वजह से मौका मिला। हाँ, सबको नहीं मिलता, ये भी सच है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन गांव के लोग भी बहुत अच्छे डिसेंट हैं, काफ़ी काफ़ी होते हैं। बट हमारे भी गांव के ऐसा कोई अच्छे तो नहीं है। अगर मैं कहूँ तो हमारा गांव इतना भी अच्छा नहीं है, बट कुछ कुछ होते हैं मेरी तरह के अच्छे लोग जो गांव में होते हैं। तो खैर, कोई और भी होगा, अब मुझे अंदाज़ा तो नहीं। अब तो गांव का मुझे कुछ पता ही नहीं कि हमारे गांव में क्या क्या होता है। हम लोग तो बाहर निकलते ही नहीं हैं सच, मतलब अपने यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ से सिर्फ घर तक ही आना, और फिर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कभी कभार जब हमें मतलब हमने दवाई वगैरह डालनी होती थी ना फसलों में, हम अपने, हमारी ज़मीन है ना, तो हमने कभी डालना तो फिर यहीं प्रेफर किया जाता है कि सारे घर वाले जाकर ना थोड़ी देर के लिए वहाँ पर डालने जाएं। अब पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो फिर हम लोग खुद ही चले जाते थे, मतलब हम सारे बहन भाई, और तो फिर हम अपने वो उधर जाते थे। तो कभी काम होना या कुछ, अभी वो थ्रेशर लगी हुई थी, तो हमारे दाने वो आए पर, वो गंदुम जो होती है ना, वो इधर बाहर पड़ी हुई है, वो बोरियां भर भर के रखे गए हैं। तो वो अब डलवानी है पेटी वगैरह में, या क्या कहते हैं उसको, उसमें डलवानी है। तो बिल्कुल गांव का माहौल है हमारा। और अब कल परसों पे खैर मैंने तो चले जाना है यहाँ से, तो मैं तो बस ऐसे ही होती, मुझे तो यही होता कि मैं जाऊँ, बस अब जाऊँ, अब पढ़ना ही है। तो बस अब ये है कि 1 महीना बस है मेरे पास, सिर्फ 1 महीना यूनिवर्सिटी में मेरे आखिरी डेज़। और मैं कह रही हूँ कि 1 महीना जितना मैं अच्छे से वक्त गुजार सकती हूँ मैं यूनिवर्सिटी में गुजारूँ। तो पता नहीं अब आगे एमफिल करना है, क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस्मत को पता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना ये लास्ट मंथ जो है यूनिवर्सिटी में वो अच्छा सा गुजारूँ, अच्छे से एंजॉय करूँ। तो यही होगा कि फिर आप लोगों को मैं नॉवेल्स नहीं दे पाऊँगी। अगर दिया भी तो 2 दिन बाद दूँगी या 1 दिन बाद दूँगी। 1 दिन का गैप तो ज़रूर आएगा, और लेकिन मैं आप लोगों को रेगुलरली नहीं दे सकती। तो आप लोग अंडरस्टैंड करोगे इस बात को। लेकिन खैर, अभी हम अपने नावल की तरफ चलते हैं। इधर उधर की बातें, इधर उधर का हाँकना शांकना छोड़ देते हैं और अपने टू द पॉइंट नावल की तरफ चलते हैं। और अब देखते हैं कि इनका क्या होता है, इनका कैसे पैचअप होता है और क्या बनता है। तो वो समरीना का मैं कह रही थी कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की लगी यार, और उसने ड्राइविंग भी की। और पहले तो वो घूंघट में थी, तो वो पता नहीं क्या, हमारा भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई गांव से है तो कोई पेंडू शेंडू ही होगी। तो लेकिन नहीं, वो तो बेचारी अच्छी खासी मैच्योर, और उसका जैसे बिहेवियर वो कर रही है, वो अच्छा खासा मैच्योर बिहेवियर था उसका। उसने ज़्यादा वो नहीं किया कि ये करना, घर में हर बात बताना, डिस्कस करना, मतलब अच्छी लगी मुझे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि अब आगे क्या होता है। हेलो, हाँ शहराज कहो। वो इस वक्त सुपर स्टोर से कुछ सामान खरीदने आया था। थैले वगैरह उठाकर वापस कार की तरफ आया तो शहराज की कॉल आने लगी। हेलो के बच्चे, पढ़कर खबर भी नहीं ली। आंसा बता रही थी समरीना भाभी के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं है। तुमने वापस आकर समरीना का हाल भी नहीं पूछा। वो उस पर चढ़ ही दौड़ा। मकरब को भी इसी वक्त ख्याल आया कि समरीना और उसके दरमियान अब तक नंबर्स का तबादला हुआ ही ना था।
वापस आए उसे 24 घंटे हो गए थे और उसने पहुंचकर सिर्फ शहराज को मैसेज कर दिया था अपने पहुंचने का। इसके बाद वाकई कोई खैर खबर ना ली थी। सॉरी यार, यहाँ बहुत बिजी हो गया था अम्मी को मनाना। और तो मान गई आंटी? कहाँ यार, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसने सामान पिछली सीट पर फेंक कर कार स्टार्ट की और कानों में तारे फंसाई। फिर क्या सोच रहे हो? दोबारा कोशिश करूँगा। और क्या, तुम सीरियस हो ना? शहराज ने कुछ झिझक कर सवाल पूछा तो मकरब चौंका। किस सिलसिले में? यहीं घर बसाने का मामला? क्योंकि अगर आंटी ना मानी तो तुम उनकी तबीयत के देखते फोर्स भी नहीं कर सकते, फिर तो समरीना को पीछे साहिवाल वापस जाना पड़ेगा। अरे पर, मकरब बुखला सा गया। वो सब कुछ जो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था शहराज कैसे खोल खोल कर बयान कर रहा था। मैंने ये कब कहा कि समरीना वापस जाएगी? और क्या सुसाइड करेगी? शहराज का लहजा तीखा हुआ। यार, जिस बंदे के पास अपनी बीवी का मोबाइल नंबर आना हो वो कितना संजीदा होगा इस रिश्ते के बारे में। दिखाई तो साहब दे रहा है आंसा तुमसे अलग नाराज़ है। कहती है 2 दिन उन दोनों ने एक साथ सफ़र भी गुजारे और मकरब भाई के पास इतना टाइम नहीं कि समरीना को एतमाद में ले लेते। कोई भला अपनी बीवी को आखिरी 10 मिनट में ये बताता है कि वो उसको यहाँ गैर लोगों में छोड़कर जा रहा है। वो तो तुम्हें कॉल करने वाली थी। कहती है मैं मकरब भाई से पूछती हूँ कि क्या एक मर्द के लिए सिर्फ अपनी माँ के जज्बात का ख्याल रखना अहम होता है, बीवी की तरफ कोई फ़र्ज़ नहीं निकले। अच्छा, मुझे समरीना का नंबर दे दो। इसका लहजा एकदम ढीला हुआ। हाँ, मैं नंबर अभी मैसेज में भेजता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हें वाकई लगता कि तुम अपनी अम्मी को मना लोगे तो समरीना को भी तसल्ली देना। आज सुबह वो रो रही थी, आंसा के सामने पूछ रही थी क्या मकरब जी वापस आएंगे? कहीं कुछ और बात तो नहीं? मकरब ने कॉल ऑफ करके गाड़ी आगे बढ़ाई। समरीना के आंसू भरी आंखें दिखाई देते मंजर को धुंधला करने लगी। घर पहुंचने तक वो बिल्कुल गायब दिमाग और गैर हाजिर रहा और घर पहुंचकर उसने माथा हथेली पर गिराया। मकरब हुसैन के दुख दर्द अभी टले न थे। चौकीदार ने बताया नदीम साहब उनकी अम्मी को हॉस्पिटल ले गए। मकरब बेटा, कुत्सिया भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी इसलिए हॉस्पिटल लाना पड़ा। नदीम अंकल भागकर उसके नज़दीक आए। मकरब ने उनके नंबर पर कॉल की तो वो नीचे रिसेप्शन पर चले आए। अम्मी कहाँ है उनकी तबीयत? वो तो आईसीयू में है, हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स हैं उनके पास। मैं जाऊँ? अंदर तो जाने नहीं दे रहे, बिला वजह तुम्हें परेशानी होगी। आओ यहाँ बैठते हैं। नदीम अंकल उसे वेटिंग रूम की कुर्सियों की तरफ ले आए। मैं ज़रा तुम्हारी सोबिया आंटी को बता दूँ, बार बार उसकी कॉल आ रही है। नदीम अंकल उसका कंधा थपक कर बात करते बाहर निकल गए। मकरब ने दोनों दब सख्ती से दांतों में भींचे। कुछ देर तक पुरसोच नज़रों से मोबाइल को देखा और फिर एक नंबर मिला दिया। हाय शहराज, क्या हो रहा है? बस अभी घर आया हूँ, फारिग हूँ। कहो, समरीना और भाभी को लेकर अभी निकल सकते हो कराची के लिए? अभी? शहराज ने फ़ौरन घड़ी देखी। सहर पैर के 4 बजे थे, अभी निकले तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अगर दूसरा कोई अहम काम नहीं है तो आ जाओ, रात मेरे यहाँ आराम कर लेना। आंटी मान गई। तुम आ जाओ, फिर बताता हूँ। वो इज़्तिरारी कैफियत में मुसलसल पैर हिला रहा था। ओके, हम तैयारी करते हैं, मैं फिर ऐन निकलते वक्त तुम्हें बता दूंगा। शहराज ने भी जाने का जहन बना लिया। मकरब ने कॉल ऑफ करते ठंडी आँख खींची। आने वाले वक्त का तस्वुर अभी से लर्जा रहा था। इन्हें अभी कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। नर्स उसे कुछ देर पहले बता कर गई थी। मकरब ने आईसीयू के शीशे से अम्मी को देखा। वो आंखें बंद किए बेसुध पड़ी थी। वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर शीशे से दूर हट गया। घड़ी में वक्त देखा, शाम के 7:30 बजे थे। वो इस वक्त नहायत बेसब्री से शराज का इंतज़ार कर रहा था। 15 मिनट मजीद गुजरे कि शराज की कॉल आने लगी। मकरब ने कॉल अटेंड करते तेज़ी से सीढ़ियों का रुख किया। शराज को उसने हॉस्पिटल की लोकेशन समझा दी थी, वो सीधा यहीं आया था। मकरब जिस वक्त पार्किंग में पहुंचा, शराज अपनी कार पार्क करके बाहर निकल आया था। कैसी तबीयत है आंटी की? और यार, तुम इस हालत में कैसे? उन्हें शराज को समझ में नहीं आ रहा कि माँ की तबीयत के मामले में कहाँ तो इतने वहम के बीवी को ही दूसरे शहर छोड़कर आया और अब ये हाल कि माँ आईसीयू में पड़ी हैं और वो हर हाल में उसे बहू से मिलवाना चाहता है। मकरब, आर यू मैड? तुमने अभी तक आंटी को अपनी शादी का नहीं बताया और यूँ अचानक समरीना को मिलवाने ले जा रहे हो। शराज उसका बाजू खींचकर उसे साइड पर ले आया। इस दौरान आंसा भाभी और समरीना भी कार से बाहर निकल आए। मकरब का ध्यान अगर शराज की बातों की तरफ था तो नजरें समरीना पर। काले रंग के कपड़े पहने, सारे बाल खींचकर ऊंची पोनी में बांधे, वो अपना जाली वाला काला दुपट्टा सर पर जमाने में लगी थी। मकरब को वो नहीं देख रही थी। नर्वस से आंसा के पीछे खड़ी थी। वो शराज को बिल्कुल अनसुना करते उन दोनों की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मकरब भाई? और आंटी कैसी हैं? सुनाइए, मेरे मेहमानों ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? वो मुस्कुराकर समरीना को देख रहा था। उसने घबराकर नज़र उठाई, लेकिन मकरब की मुस्कुराती नज़रों से सामना हुआ तो फिर नीचे देखने लगी। मेहमानों को तो आपने तंग कर रखा है। देखिए तो 3 ही दिनों में क्या हाल हो गया बेचारी का। उसे सामने करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समरीना को आज न जाने क्या हो गया था। लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो तो पहली गुफ्तगू में भी बिल्कुल नहीं झिझकी थी।
मेहमानों से दस्त बस्ता माफ़ी के दरख्वास्तकार हैं। उसने दोनों हाथ सामने बांधे तो आंसा मुस्कुराते हुए शराज की तरफ बढ़ गई। सोचा दोनों आपस में खुद ही बात कर लें। ठीक हो? वो 2 कदम आगे आया, लेकिन समरीना ने फ़ौरन ही पीठ फेर ली। क्या हुआ है? उसने हल्का सा कंधा छूकर उसका रुख अपनी तरफ किया, लेकिन उसने सर नफ़ी में हिलाया। मकरब ने आगे होकर देखा तो वो रो रही थी। मकरब के दिल को शिद्दत की ठेस पहुंची। वजह उसे अच्छी तरह मालूम थी। घर से खुशी खुशी सफ़र पर रवाना होने वाली दुल्हन को धीरे धीरे इस बात का इदराक हुआ था कि उसके दूल्हा के जज्बात उसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स हैं। वो अपनी अंदरूनी खुशी से मामूर बड़े फितरी अंदाज में उस पर ज़ाहिर होती गई, लेकिन जो ही ये एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है इस रिश्ते में, वो अपने आप में सिमटती गई। फिर ये नेचुरल सी बात है कि ना एतमाद का वो आलम रहता है, ना इजहार करने की ताब रहती है। मकरब भी उसे अचानक छोड़कर चले आए तो दोनों के दरमियानी खला को बहुत खुलकर वाज़िया कर दिया गया। उसे बहुत डर लगा था जब मकरब उसे बीच रास्ते में कहीं छोड़कर आगे बढ़ गया था। न वजह बताई, न तसल्ली दी। आंसा भाभी का साथ न होता तो उसे उम्मीद तक का सहारा मुयस्सर न था। आओ तुम्हें अम्मी से मिलवाऊँ। लेकिन भाभी ने बताया कि वो इस शादी के हक़ में नहीं थी। उसने अपने आंसू पीते भीगे लहजे में कहना शुरू किया। मैं साथ हूँ ना। उसने समरीना का हाथ थामने की कोशिश की, जिसे उसने बीच राह में खींच लिया। लेकिन भाभी कहती हैं आप भी खुश नहीं। वो खुद भी पीछे हुई और मकरब एकाब भर कर रह गया। एक तो ये औरतें, ज़रा इनकी ज़बान को लगाम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। उसने ज़बरदस्ती हाथ भी पकड़ लिया और मेरी जान सुनकर तो समरीना के भी आसान ख़ता हो गया। वो उसे लिए शहराज की तरफ बढ़ा। तुम लोग यहीं कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। उसने शहराज की तरफ देखा। लेकिन हम भी आंटी से मिलना चाहते हैं। मिलवाता हूँ, बस कुछ देर। वो उसे हाथ से रुकने का इशारा करते आगे बढ़ गया। शाम की मातदल हवा बहुत भरी लग रही थी। उन तीनों ने भी कार में बैठने के बजाय बाहर खड़े रहने को तरजीह दी और अभी वहाँ रुके उन्हें मुश्किल से 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि मकरब वापस आता दिखाई दिया। लेकिन ये देखकर उन्हें बेहद हैरत हुई कि कुत्सी आंटी भी उनके साथ थी और बिल्कुल ठीक हालत में दिखाई देती थी। मकरब के मुँह से ये सुनने के बाद कि ICU में है, उसने तो कार को मामूल से ज़्यादा स्पीड से भगाया था और यहाँ आंटी थी कि आम सेहतमंद औरतों की तरह अपने पैरों पर चल कर आ रही थी। मैं अम्मी को लेकर अपनी कार में आगे निकल रहा हूँ, तुम लोग पीछे पीछे घर आ जाओ। वो उनके करीब कुछ देर रुका और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। शहराज का इरादा तो आगे बढ़कर आंटी को सलाम करने का था, लेकिन वो गायब दिमागी कैफियत में एक जानिब को मुड़ चुकी थी। शहराज को उन्हें देखा भी नहीं था। तभी वो दोनों खवातीन को लिए मकरब की कार के पीछे पीछे रवाना हो गया। सोचा घर जाकर आराम से मुलाकात भी हो जाएगी, तबीयत का अहवाल भी पूछ लेंगे। क्या हुआ, हम बाहर क्यों रुक गए? आंसा ने हैरत से शहराज को देखा। मकरब की कार घर के अंदर चली गई थी और उसने गेट भी बंद कर दिया था। उसका मैसेज आया कि वो कुछ देर में खुद लेने आता है। होगी कोई बात। शहराज ने कंधे झुकाकर मतला किया और स्टीयरिंग पर उंगली बजाते मकरब का इंतज़ार करने लगा। समरीना की इस्तरारी नज़रें बार बार गेट की तरफ भटक रही थी। मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा था। कुछ हालात में अपनी ज़ात नहायत गैर ज़रूरी और इजाफी सी महसूस होती है। हर नज़र में अपना आप कसूरवार दिखाई देता है और वो हर लम्हे नहायत शर्मिंदगी लिए हुए होते हैं। समरीना इस वक्त मकरब के लहजे, उसकी आंखों, उसके एक जुमले पर यकीन लाना चाहती थी, लेकिन बेयकीनी की कैफियत बाकी हर बात पर गालिब थी। गेट एक मरतबा फिर खुल रहा था। मकरब ने हाथ के इशारे से अंदर बुलाया और शराज ने कार स्टार्ट कर दी। समरीना मरूब कुन नज़रों से मकरब के खूबसूरत घर को देख रही थी। इधर आ जाए। समरीना का बैग उठाए एक सिमत को बढ़ गया। सामने 2 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। मकरब एक दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो एक कमरा था। आप लोग आराम करिए भाभी, और शराज तुम ज़रा मेरे साथ आओ। वो आंख से इशारा करते बाहर निकल गए। शराज भी फ़ौरन ही उसके पीछे निकल आया। मकरब उसे साथ लिए लॉन में आ गया। दोनों लॉन में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। ये सब क्या चल रहा है मकरब? आंटी तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही थी, तुमने सेहत की खराबी का क्यों कहा? क्योंकि मुझे ऐसा ही कहा गया था। उसने नाक से सांस अंदर को खींचा। एक्चुअली अम्मी को कुछ नहीं हुआ था और बहुत सारी बातें मुझे भी अब सोचने पर समझ में आ रही हैं। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। उसने कुर्सी घसीटकर शराज के करीब की। तुम्हारे घर से यहाँ आकर मैंने इसी दिन ही अम्मी को समरीना के लिए कायल करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कायल तो नहीं हुई। उल्टा उन्हें ये लगने लगा कि ताया और ताई वगैरह ने मुझे ये सब बातें सिखाई हैं। तभी उन्होंने नदीम अंकल और सोबी आंटी के सामने दुखड़ा रोया और उन्होंने जल्दी से जल्द ये भूत मेरे सर से उतारने के लिए अम्मी की तबीयत की आड़ ली। दोपहर को मैं कुछ सामान लेकर जो ही घर पहुंचा, चौकीदार ने बताया कि नदीम अंकल अम्मी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल तो मुझे पता ही है, पहले भी अम्मी को वहीं ले गए थे। मैं फ़ौरन पीछे भागा और रिसेप्शन से रूम पूछकर वहाँ पहुँचा। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने कपड़े की पार्टीशन लगी थी। उसी के पीछे से अम्मी और अंकल की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों को पार्टीशन की वजह से मेरे आने का पता नहीं चला। अंकल कह रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। और मज़े की बात सुनो, मकरब को खुद भी सोचकर हंसी आ गई। डॉक्टर से नदीम अंकल ने कहा कि इस मरीज़ा का बेटा इंतहाई नाहल्फ और पत्थर दिल है। बीमार बेवा माँ को अकेला छोड़कर अमेरिका भाग रहा है।
इसलिए ये उसे रोकने की एक कोशिश है और डॉक्टर ने भी इंसानी हमदर्दी में हामी भर ली। खैर तो उनका प्लान अम्मी की खराबी तबीयत को आड़ बनाकर चटपट मेरी मंगनी अलविना से कर देने का था। ये उम्दा प्लान बनाया भी नदीम अंकल ने था और वो अम्मी से कह रहे थे कि आप बस मकरब को मनाइए, हम तो आपके कहने की देर है, रस्म भी आज ही कर लेंगे। मैंने जब अम्मी और अंकल की बातें सुनी तो बिना उन पर कुछ भी जाहिर किए वहीं से वापस आ गया। कार में बैठकर पहले तुम्हें कॉल की कि समरीना को यहाँ ले आओ, क्योंकि सारा मसला मेरे नज़दीक अम्मी को किसी किस्म का शौक लगने का था। उन सब ने अम्मी के दिल की बीमारी का ढोंग रचा रखा था। अब जबकि अचानक किसी सदमे या खुशी के रिस्क का मामला ही कोई नहीं, तो समरीना को बुला लेने में कोई हर्ज नहीं था। अरे वाह यार, ये तो नहायत ही खुशी की बात है। फिर देर कैसी? शराज ने खुशी से मकरब का हाथ दबाया तो वो भी मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन नदीम अंकल को किसी बात का कुछ पता नहीं। मैं जब ऊपर कमरे में गया तो अम्मी अकेली लेटी हुई थी। मैंने उनके हाथ की टेप वगैरह अलहदा की। हाथ पर कोई सुई लगी ही नहीं थी, सिर्फ दिखावा था। मैंने अम्मी से कहा कि आपकी और नदीम अंकल की बातें मैंने सुन ली थी। पराए लोगों के झांसे में आने से कहीं बेहतर है कि बंदा अपनों पर भरोसा करे, और कम अज़ कम अपनी औलाद पर तो ज़रूर। वो बस बिल्कुल ही चुप हो गई। अब कहने को रह भी क्या गया था। तो तुम क्या सोच रहे हो अब? अम्मी से बात करता हूँ। हाँ यार, जल्दी करो, मुझे तो तुम्हारे नदीम अंकल की फ़िक्र लगी। वो कहीं हॉस्पिटल गए और आंटी को ना पाए तो यहीं भागे आएंगे। मकरम ने एक नज़र मोबाइल पर डाली। उसने किसी को एक मैसेज किया था और जवाब कुछ हस्बे तवक्को ही आया था। वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अम्मी से बात शुरू करना निस्बतन आसान हो गया था। नदीम अंकल को बताया कुछ? वो उनके पलंग के नज़दीक आकर बैठा तो कुद्सिया ने सर नफ़ी में लाया। वो मकरब की तरफ नहीं देख रही थी। मैं ही कुछ देर तक उन्हें कॉल करके बताता हूँ कि आपको मैं घर ले आया हूँ। वो कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठा रहा। तो झूठ बोलकर मेरा भला चाहने का ये सिलसिला कब से जारी है? उसने बड़े तहम्मुल से आगाज़ दिया। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन तमहीद भी ज़रूरी थी। मैंने आपकी पिछली सब रिपोर्टें भी देख ली हैं, जो हमेशा आप मुझसे छुपाती आई हैं। मेरे साहिवाल जाने से पहले भी आपको हल्का गैस्ट्रिक पेन हुआ था। सोबिया ने कहा कि ससुरालियों से अपना हक निकलवाना है तो मकरब को ज़रा संजीदगी से एहसास दिलाइए। कुद्सिया ने वजह बताने की कोशिश की। हाँ, और उन दोनों ने रोज़ाना आपसे ये बहस किया करना था कि ये हक वगैरह मांगना मेरे बस का काम नहीं। लेकिन जब आप आईसीयू तक चली गई तो मुझे भी सर पर दौड़ना पड़ा, और आज जब जायदाद वाला काम हो गया तो आप लोगों ने सोचा मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भी इसी फार्मूले के तहत अंजाम दे लिया जाए। लेकिन आप शायद जानती नहीं कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला आपके उसी झूठ की वजह से 6 दिन पहले ही तय पा चुका है। मतलब? चौंकी। 6 रोज़ पहले जब मैं साइबर में था, और अभी मैंने सिर्फ जायदाद वाला काम मुकम्मल होने की नवीद आपको सुनाई थी। मैं एक मुश्किल में फंस गया था, मुझे आपका मशवरा दरकार था। मेरा ख्याल था कि आपका एक फ़ोन की कॉल ताया वगैरह को अपने फ़ैसले से बाज रखने में मुआवन साबित होगा। तब मुझे याद है व्हाट्सएप पर मैंने बुखला कर यही लिखा कि अम्मी मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। आपने मेरा मैसेज देख भी उसी वक्त लिया था, लेकिन जब कुछ देर बाद मैंने कॉल की तो आपने मोबाइल सोबिया आंटी को पकड़ा दिया और उन्होंने यही झूठी कहानी सुनाई कि तुम्हारी अम्मी आईसीयू में है और उनका काम करके ही लौटना। ऐसा ही है ना? मकरम ने माँ की तइद चाही तो उन्होंने खामोशी से बेटे को देखा, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा था। कुद्सिया को वो भागने वाला मैसेज पढ़कर ऐसा लगा कि मकरम बिना जायदाद बेचने वापस आ रहा है। तभी जब कॉल आई तो मोबाइल सोबिया को दे दिया, क्योंकि वो इत्फाकन नहीं बैठी थी। कुद्सिया चाहती थी मकरम जायदाद बेचने का काम भी करके आए। हुआ ये था कि ताया के बेटे ने मेरी और आपकी बातें सुन ली थी, जिनमें हम कह रहे थे कि समरीना को तलाक देनी है। उसने ख़ानदान में हंगामा खड़ा कर दिया और ताया ने ऐलान कर दिया कि अब अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो समरीना से शादी करके उसे साथ ले जाकर। मैंने उस मामले पर बात करने के लिए वो मैसेज भी लिखा था और कॉल भी की थी, लेकिन आपके हॉस्पिटल का सुनकर मैंने सब कुछ खुद पर झेलने का फ़ैसला किया और दादा मरहूम की ख्वाहिश का एहतराम करते समरीना से शादी कर ली। व्हाट? कुद्सिया की आंखें बेयकीनी से फैल गई। ये क्या कह रहे हो? जी, और आपको ना बताने की वाहिद वजह आप लोगों के झूठ थे, जिन्हें इस वक्त मैं सच ही समझता था। और मज़ीद आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि समरीना मेरे साथ आई है। साथ? कहाँ? और मैं उसे हैदराबाद छोड़ आया था, शराज के पास। अभी अभी वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। वो उठकर खड़ा हुआ। बिना मेरी मर्ज़ी के उन लोगों की जुर्रत कैसे हुई? कुद्सिया गुस्से से मकरब को देख रही थी। पागल लोग हैं क्या? बेटे की शादी भला माँ की घर मौजूदगी में करवा देंगे? आपकी बीमारी को देखते हुए अजलत में फ़ैसला किया गया ताकि बहू आपकी खिदमत कर सके। वो बताते हुए मुस्कुरा दिया, जिस पर कुद्सिया और खौल गई। लेकिन अगर मैं बहू को कबूल ना करूँ तो? लेकिन मैं तो कर चुका हूँ, और इस बार कम सनी में नहीं, बाकायदा होशो आवाज़ में। ये सब ठीक नहीं हुआ मकरब। तुम्हारे नदीम अंकल बहुत नाराज़ होंगे। जिन्हें आप मेरे नदीम अंकल कह रही, उनकी हकीकत बताऊं आपको? उसने कहते साथ ही मोबाइल ओपन किया। कुद्सिया उसे हैरत से बैठी देख रही थी।
जिस दिन से मैं यहाँ से गया हूँ अलवीना मुझे मतवातिर मैसेज करके याद दिलाती रही है कि मुझे हर हाल में जायदाद वाला काम करके आना है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में मैंने उसे वॉइस मैसेज भेजा है कि अम्मी की तबीयत को देखते हुए जायदाद मिलने का मैंने झूठ बोला था, जबकि ना तो जायदाद अब तक मिली है और ना आगे इम्कान है। तो आगे से उसने क्या लिखा? उसने मोबाइल अपनी अम्मी के सामने किया। ओहो मकरब, ये क्या कह रहे हो? पापा तो आज हमारी मंगनी का सोच रहे थे, अब क्या होगा? अब आप बताइए कि मंगनी का जायदाद मिलने से क्या ताल्लुक़ बनता था? बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे लिए तो वाकई इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन खुद ही देख लें कि उनके लिए ये बात कितनी अहम थी। अलवीना ने सोचा भी नहीं कि वो क्या लिख रही है। यकीन ना आया तो आप भी ज़रा नदीम अंकल को कॉल करके मंगनी की याद दहानी करवा दें। उन तक भी ये खबर अब तक पहुँच चुकी होगी कि जायदाद के बगैर आया हूँ। वैसे वो मियाँ बीवी है कहाँ? अब तक तो उन्हें आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की इत्तला मिल जानी चाहिए थी। अभी कॉल आई थी भाई साहब की, कुत्सिया बेगम बोली तो आवाज़ कुछ मुनमुनाती हुई सी थी। मकरम ने कान करीब किया। क्या? कॉल आई थी नदीम भाई की, लेकिन तब मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझी थी। यानी? मकरम मुकम्मल मुतवज्जे है। क्या कहा उन्होंने? वो समझे कि मैं शायद अभी हॉस्पिटल में हूँ। कहने लगे कि अभी आप मकरम पर अलवीना से मंगनी का दबाव मत डालिए, फौरी तौर पर हमारे लिए ये कुछ मुश्किल है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलो। मकरम मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। बिलाशुबा शहराज इतना परेशान हो रहा था कि नदीम अंकल को कैसे फेस करेंगे। नदीम अंकल ने तो अब इधर का रुख ही नहीं करना। तुम खुश हो मकरम? उन्होंने कुछ देर बाद सर उठाया। जी बिल्कुल, अल्लाह ने धोखेबाजों को बेनकाब कर दिया। नहीं, वो शादी। उनका लहजा धीमा और शिकस्त खुर्दा था। नदीम भाई की कुछ देर पहले की कॉल, उनका उकताया बेजार लहजा और पीछे हटने की कोशिश ने सब बयां कर दिया था। उन्हें अपनी अकल पर अफसोस हुआ कि वो उस फैमिली को कितना भरोसे के काबिल समझती थी, और पिछले रोज़ तो वो नदीम भाई को प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दिखाने वाली थी, लेकिन उन्हें कोई ज़रूरी कॉल आने लगी तो इजाज़त लेकर उठ गए। और अब वो सोच रही थी कि ये भी अल्लाह की मदद रही, वरना मकरब का बहाना किसी काम ना आता। साहिवाल से निकलते वक्त बिल्कुल खुश नहीं था अम्मा। मकरब एक गहरा सांस खींचते माँ के नज़दीक आ बैठा। ना मैंने समरीना को देखा था, न कहीं खुशी का एहसास था, लेकिन रास्ते में सैलाब की वजह से जब हम फंसे और मुश्किलात घेरने लगी तो एक दूसरे का बड़ा सहारा रहा। वो एक सीधी सादी समझ में आने वाली लड़की है, खूबसूरत भी है, फिर अपनी है, हमदर्द है, सच्ची है, सबसे बढ़कर प्यार करने वाली है। अलवीना ने तो लम्हा नहीं लगाया छोड़ कर जाने में, और ये उसी कमसनी के निकाह को सब कुछ समझते बरसों से मेरी मुंतज़िर थे। मैं अपने अब तक के ख्यालात पर शर्मिंदा हूँ, और इसकी वजह भी सिर्फ इतनी है कि लड़कपन से मेरे दिमाग में यही एक सोच भर दी गई थी कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, और इस गलत को दुरुस्त करने का एक ही हल है कि समरीना को तलाक दे दी जाए। हालांकि देखा जाए तो तरीका गलत था, यानी कमसनी में निकाह कर देना। समरीना तो गलत नहीं थी, बल्कि वह तो खुद इस गलत रस्म का शिकार हुई, और उम्र में मुझसे भी छोटी थी। हमसे गलती ये हुई कि उस निकाह वाली मुलाकात के बाद हमने ददयाल से मिलना जुलना ही तर्क कर दिया। हालांकि हमें आते जाते रहना चाहिए था, तब मिलने जुलने, एक दूसरे को देखने भालने पर यह फैसला करते कि आया कमसनी का यह निकाह आगे चल सकता है या नहीं। तब मैं कह सकता था कि समरीना को करीब से देख के समझ के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। तब कोई मेरी बात सुनता भी, सही समझता भी। तो समरीना पसंद है तुम्हें? इस बार कुत्सिया बेगम भी हल्का फुल्का मुस्कुरा रही थी। मुकर्रब ने हंसकर उनका हाथ थामा। मेरे साथ पता है क्या हुआ? जब एक स्टूडेंट किसी नई जमात और नए स्कूल जाता है तो आप समझ सकती हैं कि पहले दिन उसके जज्बात क्या होते हैं, और यही स्टूडेंट जब आखिरी दिन उस स्कूल से निकल रहा होता है तो जज्बात बिल्कुल अलग होते हैं। अब बच्चा भी वही है, स्कूल भी वही, और जमात भी वही, लेकिन तब्दीली की वजह वो अनसियत है जो हमें इंसानों के साथ रहने पर पैदा होती है। बिना करीबाई, लगाव और अपनायत को समझा ही नहीं जा सकता जो किसी इंसान से दूरी पर हम महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पुश्त पर सुनाई देती आवाज़ बिलाशुबा अंसा भाभी की थी। मुकरब चौंक कर पलटा। कुत्सिया ने भी हैरत से सर उठाया। टी पिंक हल्के काम वाले ड्रेस में, लाइट पार्टी मेकअप में, यकीनन वो उनकी बहू समरीना थी। शहराज की मिसेस समरीना को लिए उनके नज़दीक आए तो कुत्सिया ने उठकर दोनों को गले लगाया। बिस्मिल्लाह, अपने नए घर में आमद मुबारक हो। उन्होंने समरीना की पेशानी चूमी तो मकरब आंसा भाभी को देखकर मुस्कुरा दिया। समरीना ने अपना गोल्ड का सेट भी पहन रखा था। इस वक्त तो बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। वो सर खुजाता बाहर चला गया। शहराज की कुछ बातें याद आने लगी। अब तो उसी से जाकर डिस्कस करना था यहाँ के मुतलिक। अब उसे बेफिक्री थी। समरीना बहुत प्यारी लग रही थी और सास साहिबा का चेहरा बताता था कि बहू को बाखुशी कबूल कर लिया गया। आपने किया ये सब? वो अपनी छोटी सी बिंदिया को मांग पे सीधा करते हैरत से कमरे का देख रही थी। मकरब सीने पे हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। शहराज ने समरीना की तैयारी और उसकी अपनी अम्मी से मुलाकात के दरमियानी वक्त में भाग दौड़ करके उसका कमरा सेट किया था, और इन भाग दौड़ करके इनफैक्ट सारी टेंशन आंसा भाभी को थी कि शादी को आज एक हफ्ता होने को आया और वो दोनों जगह जगह ख्वार होते फिर रहे थे।
आपका कमरा तो बहुत खूबसूरत है, वैसे प्यारा तो आपका सारा घर है, और कुर्सियाँ चत्ती तो बहुत ही अच्छी हैं। वो खामखा उनसे इतना डर रही थी और वो उसके पीछे आया और कान के करीब से उसका आंचल थोड़ा सा साइड पर किया। आप बहुत बुरे हैं। उसने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। अच्छा, मैं बुरा हूँ? वो उसके सामने आया। तुम्हें इतने खूबसूरत घर में लाया हूँ, तुम्हारी इतनी सड़ू सास को मोहब्बत करना सिखाया, 3 दिनों में सारा ज़माना अथल पथल कर दिया। उसने बाल नोचने की एक्टिंग की तो समरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। और क्यों की जनाब ने इतनी मेहनत? जानती हो क्यों? उसने उंगली समरीना की थोड़ी पे रखकर उसका चेहरा ऊंचा किया तो उसकी पलकें झुक गईं। चेहरे पर मुस्कुराहट तो बाकी थी, लेकिन कुछ भी पूछना महाल था। अपनी रोती बसोरती दुल्हन के चेहरे पर यही मुस्कुराहट देखने के लिए, उसके वहमो गुमान दूर करने के लिए। मकरब जी, मुझे कोई वहम नहीं थे पहले। मैं जानता हूँ मेरी जान, सब जानता हूँ। मकरब ने उसके होंठों पे उंगली रखकर रोका। सब मेरी कोताहियाँ हैं। तुमने जिस रिश्ते को दिलो जान से कबूल किया, मैंने उसे मानने में कुछ देर कर दी, लेकिन यकीन मानो ये बीच का वक्त कुदरत की अता थी। मानता हूँ कुछ वक्त के लिए तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची, लेकिन असल और सच्ची खुशी की राह में ये एक छोटा सा दर्द था, जिसका आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर हल्का सा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन वो आपके अंकल आंटी और उनकी बेटी, अगर उन लोगों ने तंग किया आपको तो फिर? अच्छा जी, ये स्टोरी भी आप तक पहुंच चुकी है? वो एंजॉय करके हंसा। अव्वल तो अब वो तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा। और यहाँ आओ, अब तुम आराम से बैठ जाओ। उसे शानों से थामकर बेड तक ले आया। वो भी धप करके बैठ तो गई, लेकिन उसके सवाल अभी ख़त्म न हुए थे। आप जायदाद बेचने वाला काम करके क्यों नहीं आए? आंटी को बहुत टेंशन है, बता रही थी। सेविंग भी धोखे की नज़र होगी और मकरब की कमाई भी ना काफ़ी है। उसे देख तो भगा रही थी, लेकिन आंखों में तशवीश भरी थी, जो अभी अभी कुछ देर पहले सास साहिबा ने उसे ट्रांसफ़र की थी। एक तो अम्मी को बिल्कुल आराम नहीं है। वो झुंझला उठा। नहीं, दुल्हन को कौन ऐसी बातें बताकर परेशान करता है? मकरम ने कुछ देर तक सोचा, फिर जूते उतारकर समरीना के सामने आलती पालती बनाई और गला खनखारा। कहने के लिए उसके पास भी कम मवाद नहीं था। उसने समरीना के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। तो सुनिए मैडम, जायदाद का काम मुझे फ़िलहाल करना ही नहीं है, और इसकी 2 बल्कि 3 वजूहात हैं। पहली ये कि आपकी आमद की बरकत से डूबी हुई रकम वापस मौसूल हो रही है। हैं जी? वो कैसे? समरीना बेयकीनी से हंसी। अभी पिछले रोज़ ही रशीद अफसार के सेक्रेटरी के अमेरिका से कॉल आई थी कि मुनाफा वगैरह तो हम कोई नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ज्यों की त्यों वापस मिल जाएगी। अम्मी को अभी बताना है। और दूसरी और तीसरी वजह? उसे भरपूर इश्तियाक से देखे जा रही थी। मकरब का दिल तो नहीं चाहा कि अब ऐसी बोरिंग बातों में उलझा जाए, लेकिन जहन को हाजिर किया। हाँ, दूसरी वजह यह है कि साहिवाल की ज़मीन बेचकर मैं अपनों से दूर नहीं होना चाहता। और तीसरी वजह यह कि मैं चाहता हूँ हमारा भी अपना वहाँ एक घर हो, फार्म हाउस हो, जहाँ हम साल का कुछ अरसा सेहत बख्श हवा में गुजार सके। है जी? सच्ची? समरीना ने जोश से उसके हाथ दबाए। विक्रम जी, हम कुत्सी आंटी को भी साथ ले जाएंगे, उनकी तबीयत वहाँ जाकर बहुत अच्छी हो जाएगी। वो दबी दबी हंसी लिए उसे देख रहा था। समरीना हाथ छोड़कर ठटकी। आप क्यों हंस रहे हैं? तुम्हें खुश देखकर और तुम्हारे उस दिन वाले मोटे मोटे आंसू याद करके बहुत परेशान हो गई थी। हाँ जी, वो शर्मिंदा होकर हंस पड़ी। आप जा रहे थे छोड़कर, मुझे लगा मैं नहीं पसंद आई आपको। उसने अपने खदशे का एतराफ़ किया। पसंद पसंद तो खैर तुम आ गई थी। उसने आहिस्ता से बुड़बुड़ाकर सर खुजाया, लेकिन समरीना ने सुन लिया। कब? उसकी आवाज़ मज़ीद हल्की थी। मुकर्रब ने कान आगे किया। हाँ क्या? मैंने कहा कब? उसी चौकर थोड़ा सा ऊंचा बोली। लहजा अभी भी दबा दबा था, जैसे पूछते बहुत शर्म आ रही हो। अब ये तो सीक्रेट है। उसने कंधा चुकाकर नखरा दिखाया। समरीना नथने फुलाकर घूरने लगी। अच्छा, अब बता भी दे, तुम्हें याद कहाँ आएगा? तुम तो सो रही थी। वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। समरीना का तजस्सुस और बढ़ने लगा। थोड़ा सा और आगे हुई। बताए ना कब? हाँ, कुछ ऐसे ही था। वो लबों पे उंगली रखे कुछ देर सोचता रहा, फिर समरीना की गर्दन के पीछे बाजू ले जाकर उसका सर अपने बाजू पर रख दिया। कुछ देर तक देखता रहा, फिर बिंदिया को माथे से हटा दिया। ये उस वक्त नहीं थी। और वो फिर उसे कुछ देर पुरसोच नज़रों से देखता रहा और दूसरा हाथ पीछे ले जाकर उसका कैचर भी खोल दिया। अब उसके बाल खुद ब खुद दाएं बाएं की सिमतों में चले गए और खुले बालों की मांग निकल आई। वो मुस्कुराते हुए चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। तुम बिल्कुल यूं मेरे बाजू पे पड़ी सो रही थी और मैंने इस तरह तुम्हें लिटा दिया। उसने झुकते झुकते समरीना को सिरहाने पर लिटाया। तुम्हारी ज़रा देर को आंखें खुलकर फिर बंद होगी और मैं टॉर्च की मध्यम रोशनी में तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि तुम बहुत ख़ास हो। ख़ास किस्म की पागल, समरीना ने हंसकर इजाफा किया। तुम मकरब ने कहकर लगाया। कोई बात नहीं, इस घर के पागलों में ये नया इजाफा होगा, बल्कि ये अल्लाह की करम नवाजी है। सियानों से पाला पढ़ते पढ़ते रह गया। क्या आप अलविना से शादी कर लेते मकरब जी?
समरीना का मुंह कुछ फूल गया था पूछते हुए। मकरम ने उसकी नाक को चुटकी में लेकर दबाया। कर लेता तो सिर्फ पछताता बुद्धू, इसलिए फजूल की फिक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मकरम ने उसके होंठों पर उंगली रख के बोलने से रोका। बजाय अलवीना के क्यों ना उस पर बात की जाए जिससे शादी हो चुकी है, जो सामने है, पास है, जिसे कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और जिसे सुनने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी हाजिर है, जो अगरचे उल्टा बोलती है लेकिन टोकने को मन नहीं करता क्योंकि बहुत प्यारा बोलती है। वो कहता ही जा रहा था। समरीना बार बार कोशिश करती कुछ कहने की, लेकिन मकरब का तवातर से बोलना उसको मोहलत ही नहीं दे रहा था। बल आखिर वो मुस्कुराते हुए मकरब को देखे गए। लबों पर हंसी थी और आंखों में नई नई खुशी की परतमार चमक, वो चमक जो उसके शौहर के मोहब्बत भरे लहजे से जाहिर होती समरीना के दिल में उतरती चली जा रही थी। तो ये था नावल और बहुत ही खूबसूरत नावल था। तो मुझे भी वैसे लग रहा था कि वो ड्रामा मतलब उसका ऐसे ही कर रही है कि उसको कोई हार्ट शार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और वो ड्रामा ही कर रही है। हर दूसरी बात पर उसको यही प्रॉब्लम हो जाती थी। तो खैर वो पकड़ी गई, अच्छा हुआ। और फिर मतलब मुझे तो अच्छी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे ये समरीना अच्छी लगी और उसका करैक्टर वाकई में अच्छा था। तो मकरब भी, मकरब ही है ना, हाँ मकरब भी बेचारा अच्छा है, इतना बुरा नहीं है वो। तो होप सो कि आप लोगों को ये सेकंड पार्ट पसंद आया होगा और आप लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।